इटली के एकीकरण के बाद अगला एकीकरण आता है जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण। अब इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जर्मनी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यह रही कि 18वीं सदी के अंत तक, 18वीं सदी के अंत तक इसमें छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे रियासतें थी इसमें, यानी कि छोटी छोटी रियासतों में यह जर्मनी बटा हुआ था। लेकिन नेपोलियन ने जो है इसकी शक्ति को नष्ट करना चाहा जर्मनी की, किंतु जर्मनी के 300 से अधिक स्वतंत्र राज्यों के स्थान पर 39 राज्यों का एक संघ बनाकर के जर्मनी की राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ। 39 राज्यों का एक संघ बनाया गया। इसमें फिर इसके बाद जो है 39 राज्यों का एक संघ बनाया गया। 39 राज्यों का संघ बनाया गया और इस संघ ने जो है राष्ट्रीय एकता मजबूत की, जिसके परिणाम स्वरूप जर्मनी में एकता की भावना पैदा हुई और नेपोलियन के कार्यों के द्वारा जर्मनी के राज्यों में स्वतंत्रता की भावना का भी विकास हुआ। वियना जो सम्मेलन हुआ था, वियना कांग्रेस ने, इसने 39 राज्यों का एक विशाल परिसंघ बनाया और ऑस्ट्रिया का सम्राट इस परिसंघ का अध्यक्ष बना। ऑस्ट्रिया का सम्राट, ये जो परिसंघ बनाया इसमें जो है ऑस्ट्रिया का सम्राट इसका अध्यक्ष बनाया गया और इस परिसंघ का एक राष्ट्रसभा या डाइट बनाई गई, जिसमें जर्मन रियासतों के शासकों द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि शामिल किए गए। लेकिन ये राष्ट्रसभा को बहुत से अधिकार दिए गए थे, किंतु इस पर ऑस्ट्रिया का पूर्ण प्रभाव था इस पर, और ऑस्ट्रिया और प्रशिया की पारस्परिक ईर्ष्या के कारण यह कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं कर सकता था। इसके अतिरिक्त जो है जर्मनी के विभिन्न राज्य अपने अधिकारों में कभी भी नहीं होने देना चाहते थे। 1815 से 1850 तक जर्मनी में ऑस्ट्रिया की प्रधानता रही। 1815 से 1850 तक जर्मनी में 1815 से 1850 तक ऑस्ट्रिया की प्रधानता रही। ऑस्ट्रिया की प्रधानता रही। 1815 से 1862 तक जर्मनी के एकीकरण के मार्ग में अनेक बाधाएं पैदा हुई और इस अवधि में जर्मनी एकीकरण के मार्ग की ओर उत्पन्न ये जो गति थी एकीकरण की वो काफ़ी मंद थी। 1862 में बिस्मार्क यह प्रशा का चांसलर बना। 1862 में बिस्मार्क प्रशा का चांसलर बनाया गया, चांसलर बना। और उसके कुशल नेतृत्व में जो है जर्मनी के एकीकरण के मार्ग की ओर आगे बढ़ने लगा, बड़ी तीव्र गति से बढ़ा और उसी के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, बिस्मार्क के नेतृत्व में। तो जर्मनी के एकीकरण का
अध्ययन जो है दो भागों में हम कर सकते हैं। पहले तो यह है कि बिस्मार्क के पहले जबकि एकीकरण की गति मंद रही और फिर बिस्मार्क के चांसलर बनने के बाद वो एकीकरण की गति किस प्रकार से तेज हुई। तो बिस्मार्क से पहले बिस्मार्क से पहले इसके एकीकरण की जो गति रही वो काफ़ी धीमी रही। फ्रांस की क्रांति, इसके फलस्वरूप जर्मनी में राष्ट्रीयता और उदारवाद, ये इस प्रकार की विचारधारा फैली जर्मनी में, लेकिन इसकी गति काफ़ी मंद थी। इसके कुछ कारण रहे। एक तो था बिस्मार्क से पहले एकीकरण की मंद गति, अब इसके क्या कारण थे? इसके कारण में एक तो थी मानसिक थकान, नेपोलियन के युद्धों के कारण जर्मनी की जनता ये सैनिक शांति की स्थापना की इच्छुक थी, क्योंकि दीर्घकालीन युद्धों के कारण सैनिक और जनता ने केवल शारीरिक थकान ही वो महसूस कर रही थी, बल्कि मानसिक थकान भी महसूस हुई उनको, और मानसिक थकान को दूर करने के लिए वे विश्राम चाहते थे। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीयता और उदारवाद की विचारधारा ये तीव्र गति से विकसित नहीं हो सकी। दूसरा कारण, सुधारवादियों में भी मतभेद पैदा हो गया। सुधारवादियों में मतभेद, जर्मनी में जो भी सुधारवादी थे उनके मतों में भेदभाव था। वे जर्मनी में सुधारों के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं बनाते थे, लेकिन अपने कार्यक्रम के संबंध में वो एकमत नहीं थे। कुछ सुधारवादी दल ऑस्ट्रिया के परंपरागत गौरव की अवहेलना करना नहीं चाहते थे, तो कुछ प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी की शक्ति को संगठित करना चाहते थे। कुछ सुधारवादी जर्मनी के सभी राज्यों को हटाकर एक गणराज्य की स्थापना करने का स्वप्न देख रहे थे। इसके अलावा जर्मनी के राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी अनुभव का भी अभाव था, और जर्मनी की जनता में भी समान रूप से राष्ट्रीय जागृति विकसित नहीं हो पाई थी। इसलिए जर्मनी की संपूर्ण जनता संयुक्त जर्मनी की आवश्यकता ही अनुभव नहीं कर रही थी। केवल शिक्षित वर्ग और कुछ उच्च वर्ग के जो लोग थे उनमें राष्ट्रीयता की भावना विद्यमान थी। विभिन्न राज्य भी अपनी अपनी डपली और अपना अपना राग अलाप रहे थे। कुछ राज्य प्रशा के नेतृत्व में एकीकरण के पक्ष में थे, तो कुछ राज्य जो है समानतावादी विचारों के पोषक थे। यह आंतरिक समस्या बड़ी विकट समस्या थी जर्मनी की। इस वजह से भी जो है धीमी गति रही। उसके बाद ये प्रतिक्रियावादियों का शासन, वियना कांग्रेस में ये निर्णय हुआ, उसके द्वारा जर्मनी पर ऑस्ट्रिया का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित हो गया था। तो मेटरनिख ने, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, नवीन विचारधारा को कुचलने का निश्चय उसने कर लिया था, और उसने जर्मनी को पूर्ण नियंत्रण में रखने के लिए घोर प्रतिक्रियावादी नीति का सहारा लिया। उसने कार्लसवाद के आदेशों के द्वारा जर्मनी में पूर्ण रूप से प्रतिक्रियावादी व्यवस्था स्थापित कर दी, और इन आदेशों के अनुसार प्रत्येक राज्य में शासक का एक विशेष प्रतिनिधि प्रत्येक विश्वविद्यालय में नियुक्त किया जाता था, जो इस बात का ध्यान रखता था कि
वहाँ सरकार की इच्छानुसार कार्य संपादन हो रहा है या नहीं हो रहा है। वह शिक्षकों और छात्रों पर कठोर निगाह रखता था। उदार और राष्ट्रीय विचारों के शिक्षकों को पद से हटा दिया जाता था। गुप्त समितियां और समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। इसके अलावा एक जांच आयोग भी बिठा दिया गया था जो क्रांतिकारी समितियों का पता लगाता था। प्रशा भी इस काम में मेटरनिख की नीतियों का समर्थक बना रहा। जर्मनी के छोटे छोटे राज्य भी मेटरनिख की इच्छा अनुसार शासन चलाते रहे और 1848 तक मेटरनिख के प्रभाव के कारण जर्मनी में प्रगतिशील विचार वो विकसित नहीं हो पाए और फ्रांस की 1830 की क्रांति के फलस्वरूप जर्मनी की कुछ रियासतों में क्रांति का प्रसार हुआ, लेकिन ऑस्ट्रिया, प्रशा और रूस के सम्मिलित प्रयासों से क्रांतिकारियों को कुचल दिया गया और पुनः जो है प्रतिक्रियावादी सत्ता वहाँ पर स्थापित कर दी गई। उसके बाद 1833 से 1847 के बीच जर्मनी में कोई सुधारवादी आंदोलन नहीं हुआ, यह प्रतिक्रियावादी आंदोलन। उसके बाद ऑस्ट्रिया और प्रशा का द्वेष, ऑस्ट्रिया और प्रशा का द्वेष, इससे भी गति मंद रही। पारस्परिक द्वेष था आपस में दोनों में, और इस दोनों में पारस्परिक द्वेष इस बात को लेकर के था कि जर्मनी का नेतृत्व किसके हाथ में रहे। ऑस्ट्रिया जर्मनी का नेतृत्व इसलिए करना चाहता था कि जर्मनी में राष्ट्रीय भावनाओं को कुचला जा सके, क्योंकि उसे यह भय था कि यदि जर्मनी राष्ट्रीयता के सिद्धांत के आधार पर एक हो गया तो वह महामारी ऑस्ट्रिया के साम्राज्य में ही फैल जाएगी। इसलिए मेटरनिख यह चाहता था कि जर्मनी को इतना कमज़ोर रखा जाए कि वहाँ उदारवाद की विचारधारा पैदा ही नहीं हो, और यह तभी संभव था जब जर्मनी के राज्यों में जर्मनी को राज्यों को एक नहीं होने दिया जाए, विभाजित रखा जाए। अतः मेटरनिख का यह प्रयत्न रहा कि जर्मनी के विभिन्न राज्य विभाजित रहें। इसके विपरीत प्रशा वो ये चाहता था कि राष्ट्रीयता के सिद्धांत पर जर्मनी को संगठित किया जाए, और इस संगठित जर्मनी का नेतृत्व वो प्रशा करे। इसलिए दोनों में मतभेद था, इसलिए भी गति मंद रही। अब एकीकरण की जो विचारधारा का जो प्रसार हुआ, एकीकरण की विचारधारा का प्रसार, जर्मनी के एकीकरण की विचारधारा का प्रसार, एकीकरण की विचारधारा का प्रसार और प्रसार करने के लिए जो है एक तो बौद्धिक जागृति, बौद्धिक जागृति, ये जागृति, बौद्धिक जागृति जर्मनी के जो साहित्यकार हुए हैं और जो लेखक हुए हैं उन्होंने पैदा की। जर्मनी के साहित्यकार लेखकों ने जर्मन राष्ट्रीयता की भावनाओं को जागृत किया। जर्मनी के कवि, दार्शनिक, इतिहासकार, इन्होंने जर्मनी के प्राचीन गौरव जनता के सामने रखे और राष्ट्रीयता की भावनाओं को गति प्रदान की। फिक्टे ने अपने एड्रेसेस टू द जर्मन पीपुल्स के द्वारा जर्मन जाति को प्रभावित किया, और हिगल ने शक्ति पर आधारित राज्य पर अपने विचार प्रकट किए। डॉलमेन, राके और बोमर, ये इतिहासकार ने प्राचीन इतिहास की छानबीन करके जर्मन इतिहास को एक नए रूप में प्रस्तुत किया। इस तरह से जो है जर्मन की जनताओं में राष्ट्रीयता के प्रति जागृति पैदा की इन्होंने, और विश्वविद्यालय राष्ट्रीय जागृति के प्रमुख केंद्र बन गए। इससे जर्मन जनता की राष्ट्रीय भावनाओं को नवीन प्रेरणा मिली। उसके बाद आर्थिक क्षेत्र में सहयोग, आर्थिक क्षेत्र में सहयोग,
जर्मनी के सभी राज्यों की चुंगी चौकियाँ ये अलग थलग थी और व्यापारियों को क्या है जगह जगह चुंगी देनी पड़ती थी। इससे व्यापार में बड़ी असुविधा होती थी। लेकिन प्रशा ने 1819 में ये स्वास वर्ग के छोटे से राज्य से सीमा शुल्क संबंधी संधि की थी और ऐसी ही संधि के लिए अन्य राज्यों को भी प्रोत्साहित किया था, किंतु उनके पारस्परिक मतभेदों के कारण 1834 से पूर्व प्रशा का कोई प्रयत्न वो सफल नहीं हो पाया और धीरे धीरे उनके मतभेद वो समाप्त हो गए और 1834 में 18 जर्मन राज्यों को मिलाकर के ये जाल वरिन नामक एक आर्थिक संघ की स्थापना की गई। 1834 में किस नाम से? जाल वरिन नाम से आर्थिक संघ की स्थापना की गई। जालवरिन नाम से आर्थिक संघ की स्थापना की गई और ये आर्थिक संघ भी प्रशा के नेतृत्व में स्थापित हुआ। इस संघ में सम्मिलित होने वाले राज्यों ने यह निश्चय किया कि संघ के सदस्य राज्य माल का स्वतंत्र व्यापार करेंगे, एक दूसरे के माल पर चुंगी नहीं लेंगे। 1850 पर तक जो है संपूर्ण जर्मनी के राज्य इस आर्थिक संघ में शामिल हो गए और आरंभ में मेटरनिटी ने इस संघ के परिणामों को नहीं समझा, किंतु जब उसे इस बात का पता चला तो इस आर्थिक सहयोग से जर्मनी की एकता का मार्ग प्रशस्त हो रहा है, तब उसने इस आर्थिक संघ का विरोध किया, किंतु उसे कोई सफलता नहीं मिल पाई। जर्मनी के एकीकरण के इतिहास में यह जालवरिन की स्थापना यह महत्वपूर्ण कदम था। आर्थिक दृष्टि से जर्मनी एक हो गया। अब एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में आने जाने लगे और देशभक्तों के विचारों का आदान प्रदान होने से लोगों में राष्ट्रीयता की भावना पनपने लगी। जालवरिन की स्थापना से अब प्रशा जर्मनी राज्यों का नेता बन गया। प्रसिद्ध विद्वान फाइव इसके बारे में लिखा कि इस संघ को यद्यपि किसी प्रकार का राजनीतिक रूप नहीं दिया गया था, किंतु परस्पर आर्थिक हितों की रक्षा के लिए उसमें राजनीतिक एकता का बीजारोपण हो चुका था। उसके बाद 1848 की क्रांति का ही प्रभाव पड़ा। 1848 की क्रांति का प्रभाव 1848 की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, वियना से मेटरनिख के पलायन की सूचना प्राप्त होते ही भाई वियना से जो है मेटरनिख पलायन कर गया और इसकी सूचना प्राप्त होते ही जर्मनी के विभिन्न रियासतों में विद्रोह उठ खड़े हुए। इन राज्यों में राष्ट्रीयता के समर्थकों ने निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासकों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ में विद्रोहियों को सफलता मिली। अधिकांश जर्मनी राज्यों में वैध राज्य सत्ता स्थापित हो गई और उदार मंत्रिमंडलों की वहाँ पर नियुक्ति हो गई। वैधानिक शासन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मान्यता प्राप्त हुई। प्रशा में विद्रोह का स्वरूप अधिक उग्र था और प्रशा के शासक फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को भी उदार संविधान स्वीकार करना पड़ा, किंतु कुछ समय बाद फ्रेडरिक विलियम्स ने पुनः निरंकुशता की नीति अपना ली। 1848 के प्रारंभ में जर्मनी के राष्ट्रवादियों ने जर्मन का एक संघ बनाने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय संसद आमंत्रित की और जिसका अधिवेशन यह फ्रैंकफर्ट में हुआ और इस संसद में जर्मनी के राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए। जर्मन संघ का संविधान तैयार किया गया, लेकिन यह राष्ट्रीय संसद जर्मन एकता की प्रतीक थी, जर्मन जनता के स्वप्नों को साकार कर सकती थी, किंतु इस संसद के समक्ष अनेक कठिनाइयाँ और समस्याएं थीं। संघ की रूपरेखा, उसके अधिकारों के विषय में विभिन्न राज्यों में मतभेद थे, अतः संविधान बनाने में काफ़ी समय लग गया और इस बीच जो जो समय बीतता गया जर्मनी में क्रांति का प्रभाव वो कम होता गया और 1848 तक ऑस्ट्रिया और प्रशा क्रांति को कुचलने में सफल हुआ। ऑस्ट्रिया ने इस राष्ट्रीय संसद के कार्यों में बाधाएं उपस्थित करना प्रारंभ कर दिया। फिर भी मार्च 1849 में राष्ट्रीय संसद ने संघ का संविधान तैयार कर लिया और प्रशा के सम्राट को जर्मनी का सम्राट बनाने का निर्णय लिया। लेकिन ये
आलमुल्स नामक स्थान पर ऑस्ट्रियन सम्राट ने प्रशा के सम्राट से मुलाकात की और उसको जर्मन संघ का राजमुकुट स्वीकार नहीं करने की चेतावनी दी। इसके फलस्वरूप 3 अप्रैल 1849 को विलियम चतुर्थ ने नवीन जर्मन संघ का राजमुकुट अस्वीकार कर दिया और इसके बाद संसद इस दिशा में कोई प्रभावी कार्य नहीं कर सकी। इसके बाद प्रशा के मंत्री जोसेफ वान डोविल्स ने हनोवर और सैक्सनी के साथ मिलकर के प्रशा के नेतृत्व में संघ बनाने की योजना तैयार की, लेकिन ऑस्ट्रिया ने हस्तक्षेप कर दिया। इसके कारण यह योजना कार्यान्वित नहीं हो सकी और 1848 की क्रांति के फलस्वरूप जो राष्ट्रीयता की लहर उत्पन्न हुई वो समाप्त हो गई, उसका दमन कर दिया गया। जर्मनी में औद्योगिक विकास, जर्मनी में औद्योगिक विकास, जर्मनी में औद्योगिक विकास। जर्मनी में औद्योगिक विकास के फलस्वरूप (1834) में ये जो जालवर्न की स्थापना से जर्मनी के व्यापार और उद्योग का विकास जो हुआ, उससे 1850 से 1860 के मध्य जर्मनी का तीव्र गति से औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ। और इसी काल में प्रशा का जो रूर क्षेत्र था, ये खनिज क्षेत्र था, इसमें कोयला और लोहा काफ़ी मात्रा में मिल जाने से कोयले और लोहे के उत्पादन में वृद्धि हुई और सूती कपड़े के उद्योग में मशीनों का प्रयोग बढ़ने से अनेक स्थानों पर सूती कपड़े की मिलें वहाँ पर स्थापित हुई। रेलों का विस्तार हुआ। 1850 तक जर्मनी के सभी नगरों को रेलों के द्वारा जोड़ दिया गया। इस प्रकार 1860 तक जर्मनी की गणना यूरोप के औद्योगिक राज्यों में की जाने लगी और इस औद्योगिक प्रगति के फलस्वरूप प्रशा की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। इस औद्योगिकरण का जर्मनी के राजनीतिक जीवन पर प्रभाव पड़ा और औद्योगिक विकास के फलस्वरूप जर्मनी में एक नए पूंजीवादी वर्ग का उदय हुआ। धीरे धीरे इस वर्ग ने जर्मनी की राजनीति में भाग लेना प्रारंभ कर दिया और ये वर्ग बहुत ही प्रभावशाली हो गया। जर्मनी के पूंजीपति अपने आर्थिक हितों के कारण संयुक्त जर्मनी के समर्थक थे। पूंजीपति वर्ग का सहयोग प्राप्त हो जाने से एकीकरण आंदोलन को नई गति प्राप्त हुई इस औद्योगिकरण के फलस्वरूप। भाई औद्योगिकरण के फलस्वरूप एक नया वर्ग, पूंजीपति वर्ग पैदा हुआ और इस प्रकार जो है 1860 तक आते आते जर्मनी को स्वाधीन कर उसे एकता के सूत्र में बांधने के प्रयास जो है जोर पकड़ने लगे। लेकिन प्रशा के सम्राट और मंत्री इतने साहसी नहीं थे कि ऑस्ट्रिया के विरुद्ध खड़े हो सके। 1861 में परिस्थितियां बदल गई। फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की मृत्यु हो गई और उसका भाई विलियम प्रथम प्रशा का सम्राट बना। विलियम प्रथम का दृढ़ विश्वास था कि जर्मनी का एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में हो सकता है। 1862 में उसने बिस्मार्क को अपना चांसलर बनाया। इसके बाद एकीकरण की प्रगति में वो तीव्रता आई 1862 में चांसलर बनाने के बाद। उसके बाद विलियम प्रथम प्रशा का नया सम्राट विलियम प्रथम बनाया गया। सैनिक गुणों से युक्त था ये, व्यवहार कुशल व्यक्ति और दृढ़ विश्वास था कि प्रशा का भविष्य उसकी सैन्य शक्ति पर निर्भर करता है। उदारवाद का प्रबल शत्रु था ये, लेकिन प्रशा के हितों में वह उदारवादियों से भी सहयोग करने को तैयार था। इसी प्रकार से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विलियम प्रथम ने प्रशा की सैन्य शक्ति को दुगना करने की योजना बनाई और उसकी योजना थी कि शांति काल में प्रशा की सेना 2 लाख और युद्ध काल में लगभग 4.25 लाख होनी चाहिए। उसके युद्ध मैत्री वान रून का प्रधान सेनापति वान मॉल्टेक दोनों ने विलियम प्रथम को इस योजना का समर्थन किया
और इस योजना को कार्यान्वयन करने के अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता थी। उसके लिए प्रशा के निम्न सदन इसकी स्वीकृति की आवश्यकता थी और निम्न सदन में उदारवादियों का बहुमत था, जो इन सैनिक सुधारों को प्रतिक्रियावादी समझता था। तो संसद ने इस योजना में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव रखा, किंतु युद्ध मंत्री ये वान रून किसी प्रकार का संशोधन करने को तैयार नहीं था। अतः संसद ने बजट पास करने से इनकार कर दिया। इस प्रकार सम्राट और संसद के बीच झगड़ा पैदा हो गया और मार्च 1862 में सम्राट ने संसद को भंग कर नए चुनाव कराए, किंतु नए चुनाव में दोबारा जो है उदारवादियों को बहुमत प्राप्त हो गया, इसलिए सैनिक व्यय की स्वीकृति नहीं मिल सकी और सम्राट द्वारा नियुक्त अनुदार मंत्रिमंडल ने भी त्यागपत्र दे दिया। ऐसे समय में वान रून ने सम्राट को सलाह दी कि वह बिस्मार्क को अपना चांसलर बनाए, प्रधानमंत्री नियुक्त करें, जो इस समय फ्रांस में प्रशा का राजदूत था। इस समय बिस्मार्क ही ऐसा व्यक्ति था जो संसद के विरुद्ध सम्राट का साथ देने की योग्यता रखता था। अतः सम्राट ने तार देकर के बिस्मार्क को बर्लिन बुलाया और 23 सितंबर 1862 को सम्राट ने उसे अपना चांसलर नियुक्त किया और इस अवसर पर बिस्मार्क ने सम्राट को आश्वासन दिया कि श्रीमान के साथ नष्ट हो जाऊंगा, किंतु संसद के साथ संघर्ष में अपना साथ नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार से जो है चांसलर बना बिस्मार्क। फिर उसके बाद बिस्मार्क का उदय हुआ। बिस्मार्क का उदय जन्म इसका बिस्मार्क का उदय। बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 ब्रेडनबर्ग में हुआ। कुलीन परिवार में उसकी शिक्षा जो है गर्टिजन और बर्लिन विश्वविद्यालय में हुई, लेकिन उसने कोई विशेष प्रतिभा का परिचय नहीं दिया। शिक्षा समाप्त कर उसने प्रशा के न्याय विभाग में नौकरी कर ली, लेकिन 1839 में उसने इस नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। अगले 8 वर्ष उसने अपनी जागीर के प्रबंध करने और सुधार करने में बिताए। इस काल में उसने कृषि संबंधी ज्ञान प्राप्त किया, विदेशों की यात्रा की, राजनीति में भाग लेना प्रारंभ किया और इसी समय उसका संबंध ट्रेगलाफ नामक एक समिति से हो गया, जिसका संबंध बर्लिन के अनुदार दल से था और इसी समय वह रूढ़िवादी और निरंकुश शासन का समर्थक बन गया। 1847 में उसने राजनीति में प्रवेश किया। उस वर्ष सम्राट ने उदारवादियों की मांग पर संयुक्त प्रशियन डाइट आमंत्रित की और बिस्मार्क उसका सदस्य बना। इस सभा में उसने उदारवाद और क्रांति का विरोध किया था। 1847 से 1851 तक प्रशा के इतिहास में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई और इसी अवधि में 1848 की क्रांति हुई। प्रशा के शासक ने फ्रैंकफर्ट संसद द्वारा प्रस्तावित राजमुकुट को अस्वीकार किया और जर्मन संघ बनाने का प्रयत्न किया, जो असफल रहा और इसी काल में वह राष्ट्रीय असेंबली और संविधान सभा का सदस्य रहा। उसने उदारवादी और क्रांतिकारियों की कटु आलोचना की, निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया। इस प्रकार 1851 तक बिस्मार्क ये राजतंत्र के कट्टर समर्थक और लोकतंत्र के शत्रु के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था। 1851 में प्रशा के सम्राट ने बिस्मार्क को फ्रैंकफर्ट की सभा में प्रशा का प्रतिनिधि नियुक्त किया और वहाँ वह 8 वर्ष तक प्रशा का प्रतिनिधित्व करता रहा। वहाँ पर उसके ऑस्ट्रियाई संबंधी विचारों में परिवर्तन आया। पहले वह ऑस्ट्रिया से सहयोग कर क्रांति का दमन करने का समर्थन कर रहा था किंतु अब उसे यह ज्ञात हुआ कि ऑस्ट्रिया और प्रशा का सहयोग संभव नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रिया जो है
वो प्रशा को बराबरी का स्थान देने को तैयार नहीं था। ऑस्ट्रिया जर्मनी की छोटी छोटी रियासतों को अपने पक्ष में रख करके जर्मन संघ पर अपना प्रभाव रखना चाहता था। अतः वह निष्कर्ष पर पहुंचा कि ऑस्ट्रिया को पराजित किए बिना प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। उसने फ्रैंकफर्ट की सभा में ऑस्ट्रिया के प्रभाव को रोकने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन जनवरी 1859 में बिस्मार्क को राजदूत बनाकर रूस भेजा गया और रूस में उसने जाल अलेक्जेंडर द्वितीय से व्यक्तिगत मित्रता स्थापित की और क्रीमिया युद्ध के समय प्रशा में रूस के विरुद्ध युद्ध घोषित करने की मांग की गई, किंतु बिस्मार्क के कारण प्रशा तटस्थ रहा। इस कारण भविष्य में प्रशा और रूस की मित्रता का मार्ग प्रशस्त हो गया और मार्च 1862 में बिस्मार्क को फ्रांस में राजदूत बनाया गया और फ्रांस में उसे नेपोलियन तृतीय और उसके मंत्रियों से मिलने और उसकी नीतियों को समझने का अवसर मिला। इसी बीच वह लंदन भी गया, जहां वह पामस्टन और डिजरली से मिला और सितंबर 1862 में प्रशा के सम्राट ने उसे तार भेज करके बर्लिन बुलाया लिया गया और 22 सितंबर 1862 को उसे प्रशा का चांसलर बनाया गया। 22 सितंबर 1862 को 22 सितंबर 1862 को 22 सितंबर 1862 को प्रशा का चांसलर बनाया गया। चांसलर बनाया गया। इस प्रकार से जो है ये बिस्मार्क चांसलर बना। उसके बाद उसकी क्या नीति रही बिस्मार्क की जर्मनी के संबंध में, ये हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।